जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB ग्रुप 4 वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में इस फॉर्म को भर करके दिखाया जाएगा, ताकि आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। गाइज मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरते समय, और एक एक करके कमेंट के माध्यम से सभी प्रॉब्लम का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, पर अच्छे से जानकारी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि 861 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग सिर्फ 17 मार्च 2025 तक ही भर पाएंगे। फीस इसमें जनरल को 560 और SC/ST विकलांग और OBC को 310 रुपये फीस पे करनी होगी। इसमें जो पोर्टल चार्ज है 40 रुपये वो भी इंक्लूड है। एंड यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए हायर सेकेंडरी या फिर डिप्लोमा की योग्यता मांगी है। एज लिमिट चेक करेंगे। इसके बाद एग्जाम सेंटर। और फिर गाइज आपको बता दूं कि अगर आपने मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा तो और आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, और ये आप कर लीजिएगा इस वीडियो को वॉच करके। उसके बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पहले नंबर पर आपको यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले भी कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ पर पहले वाले सेक्शन में आकर के ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो आप यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने जो भरी थी रजिस्ट्रेशन करते समय वो यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर आप उसको वेरीफाई करते हुए आगे अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है और आपने अभी तक इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा तो आप इसमें नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी जानकारी मैं थोड़ा बाद में दूंगा। पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं जो कि इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है, पर वो अपनी जानकारी को किसी जानकारी को एडिट करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, और फिर अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड फॉर एडिट करेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ तो मैं क्या करूँ। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहां पर आपके सामने फिर से यही वाला इंटरफेस आएगा और आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले सेक्शन में आएंगे। यहां पर आने के बाद में आप देखेंगे आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आप आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, आगे बढ़ाई करेंगे। फिर आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूले तो आप फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जो भी नंबर प्राप्त किया है वो यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे जो रजिस्टर किया था, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद OTP वेरिफिकेशन होगा और आपका जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अगर पहले से रजिस्टर्ड है अपनी प्रोफाइल की जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि बिल्कुल फ्रेशर है और इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा। तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक अगेन ओपन करेंगे, ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ाए यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आपके पास आईडी नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ पर नहीं कर दीजिए। और नहीं करने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर डालेंगे, जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल करके OTP सत्यापन करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर है प्रोफाइल लॉगिन। तो अभी आपको मैसेज के माध्यम से सामान्य पंजीकरण क्रमांक और एक प्रोफाइल पासवर्ड सेंड किया है। तो आप पहले पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और जो पासवर्ड मिला है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल पंजीकरण KYC सत्यापन फॉर्म। तो क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि मेरे पास है मैं हाँ कर देता हूँ और हाँ करने के बाद में विकल्प का चयन करें। KYC
OTP द्वारा सत्यापन या फिर जो बायोमेट्रिक एक मशीन होती है जिस पर आपको अंगूठा लगा करके करना होता है वो वाला करना चाहते हैं तो मैं एक OTP वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, eKYC OTP द्वारा सत्यापन। फिर मैं आगे बढ़ा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको आधार क्रमांक प्रविष्ट करें, यानी कि जो आपका आधार नंबर है वो डालना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और जनरेट eKYC OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका जो नंबर आधार के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए जहाँ पर मैंने आपको फिल करके दिखाया है और उसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नीचे आप गेट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम, तो आपको यहाँ पर आपका नाम जो आधार कार्ड के अंदर है या फिर जो आपके सर्टिफिकेट के अंदर है वो एंटर करना है। पहले आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालेंगे और उसके बाद में आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर देंगे। अगर आपका लास्ट नेम न हो तो आपको NA लिखना है। फिर आप यहाँ पर पिता, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप यहाँ पर पति का नाम भरेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आता है जन्म तिथि, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, अगर नहीं तो नहीं। फिर आपका जेंडर क्या है, पुरुष या फिर महिला, वो आप टिक कर देंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST या फिर OBC, जो भी है वही आपको यहाँ पर बतानी होगी। मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ तो यहाँ पर चलिए मैं SC सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि फीस अगर कहीं पर जाकर के पे करनी पड़े तो कम ही पे करनी पड़े, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं डेमो के लिए ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक सवाल आएगा कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से यानी कि EWS से, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप हाँ नहीं में इसका आंसर करेंगे। फिर उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर क्या है, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में निवास का क्षेत्र बताना है, ग्रामीण है या फिर शहरी है, जो भी है वो आप टिक कर देंगे। फिर विकलांगता का विवरण आएगा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे और देखेंगे कि आप विवाहित है, अगर हाँ तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर हाँ करेंगे तो आपको जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी और क्या जीवित बच्चे जुड़वा है उसके बारे में आपको हाँ नहीं में आंसर करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी देनी है, तो जो आपका मकान नंबर है वो आप लिख देंगे, गली मोहल्ला गाँव क्या है वो आप लिखेंगे, क्षेत्र कॉलोनी शहर या फिर तहसील कौन सी है वो भर देंगे। तो इन 4 लाइन के अंदर आपको आपका पूरा एड्रेस एडजस्ट कर देना है। राज्य आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। नीचे आप यहाँ पर थोड़ा सा और आएंगे तो आपको यहाँ पर संलग्न दस्तावेज यानी कि कुछ दस्तावेज की जानकारी देनी है। सबसे पहले कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये बर्थ मार्क या फिर किसी भी तरह का परमानेंट मार्क हो सकता है। अगर नहीं है कोई भी ऐसा निशान तो नो मार्क लिख दीजिएगा। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी आईडी आप परीक्षा कक्ष में देना चाहेंगे वो एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। और उसके बाद में आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, यानी कि अगर आपको फिंगर में भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपका निशान नहीं लिया जाता तो आप हाँ कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर आप नहीं कर दीजिए। और अगर आप हाँ कर रहे हैं तो फिर आपको बताना होगा कि किस वजह से आपको बायोमेट्रिक परीक्षण देने में प्रॉब्लम है। उसके बाद नीचे आएंगे, घोषणा पत्र देखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और पंजीकृत करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर इसमें कुछ और जानकारी ऐड करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें आपको कैसे करना है उसकी जानकारी पहले आपको अच्छे से समझ लेनी है। इसको आपको JPG फॉर्मेट में रखना है और साइज 220 KB या इससे कम साइज में ही आपको इसको अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको टेम्पलेट दिया, आप क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसी टेम्पलेट मिल जाएगी। ये टेम्पलेट आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में अब इसमें आपको फोटो की जगह पर फोटो लगाना है, सिग्नेचर की जगह पर सिग्नेचर, और ये जो आपको डिक्लेरेशन दिया है, ये जो लाइन है वो आप चाहे हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर वो आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करनी है। अभी आपको इसको कैसे बनाना है बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ। जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद में आप सबसे लास्ट में आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और यहाँ पर आपको MPESB टेम्पलेट मेकर टूल लिंक देखने को मिल जाएगी। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेम ऑफ फोटो, डेट ऑफ फोटो। तो यहाँ पर आपको फोटो के ऊपर जो नेम लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर डेट ऑफ फोटो, फोटो के ऊपर आपको कौन सी डेट लिखनी है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट
कर लीजिएगा। इसके बाद आता है फोटो। जो फोटो आप यहाँ पर इस टेम्पलेट में फिट करना चाहते हैं वो फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, तो चलिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको ओपन कर दिया। फिर नीचे आता है सिग्नेचर। जो सिग्नेचर आप इस टेम्पलेट में ऐड करना चाहते हैं वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। फिर आता है डिक्लेरेशन। जो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन, मैं आपको एक बार फिर से इसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। ये जो डिक्लेरेशन है वो आपने लिखा है और एक इमेज के रूप में बना लिया है, वो अब आपको यहाँ पर इसी के अंदर अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा डिक्लेरेशन है मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डिक्लेरेशन मेरे पास अवेलेबल है, मैं डिक्लेरेशन की फाइल सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। तो ये कैप्चा कोड हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और फिर जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी टेम्पलेट है वो जनरेट हो चुकी है। तो देख लीजिए ये MPSB का पूरा टेम्पलेट आपके सामने है। जहाँ पर वो आपने फोटो लगाया वो फोटो आ चुका है, नाम आ चुका है, डेट आ चुकी है, सिग्नेचर के बॉक्स में सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ चुका है और जो आपने डिक्लेरेशन का इमेज अपलोड किया था वो आपको डिक्लेरेशन के बॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी जो फाइल है वो इस तरह से बन चुकी है और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो चुकी है। मैं आपको इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए हमारी टेम्पलेट बहुत ही आसान तरीके में बन चुकी है। अब आप जहाँ से इसको अपलोड कर रहे हैं उस इंटरफेस पर आएंगे। अब गाइज आपने ये वाली फाइल तो डाउनलोड कर ली जो कि मैंने आपको टेम्पलेट की बताई है। अभी आप यहाँ पर सेम वे में अगेन फोटो, साइन और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अपलोड करेंगे। पहले तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका फोटो है, जैसे कि अभी आपने उसमें अपलोड किया था, वो फोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपको आपके फोटो को क्रॉप कर लेना है, यानी कि एडजस्ट कर लेना है इसमें इस तरह से, जैसे कि मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ से इसको राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपका साइन है, साइन की फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फिर इसको भी आपको यहाँ पर इस तरह से क्रॉप कर लेना है। यहाँ पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो आपका डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसको भी आपको यहाँ पर सेम वे में सही क्रॉप कर लेना है। फिर आप राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर फोटो, मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से तीनों चीज़ें आ जाएगी। जो आपने आपकी टेम्पलेट बनाई है वो आपको अपने पास में रख लेनी है। अभी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है या फिर जिसमें जो सर्टिफिकेट है जहाँ पर आपकी DOB लिखी गई है वो आप अपलोड करेंगे। फॉर्मेट आपको JPG का रखना है। जहाँ पर भी फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर दीजिए। फिर अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप 8वीं 10वीं 12वीं की डिटेल्स भी दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट देना होगा। और इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर वो जानकारी आपके सामने, आप यहाँ पर इनको डबल चेक करने के बाद प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यानी कि आपका जो प्रोफाइल डिटेल्स है या फिर पंजीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है ये आप फिर से ओपन करेंगे और आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस फिर से आ जाएगा। फिर से आप यहाँ पर ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि 34 पॉइंट है आपका क्लास का, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, बिना वर्ग या फिर संविदा कर्मी। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लेने, तो आप बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, सवाल आपको पढ़ने हैं और इनमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आपको हाँ करना है, जो लागू नहीं है उसमें आपको नहीं करना है।
जैसे कि 36 सवाल है कि क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासित निकायों होमगार्ड है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो सवाल को आपको पढ़ना है और अगर आपके ऊपर लागू हो रहा है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं आपको करना होगा। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छठवीं सुधा कर्मचारी है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों का आंसर करेंगे। फिर 43 सवाल का आंसर भी आपको कर देना है। अगर आप हाँ में आते तो हाँ करिए और ना में आते तो आपको नहीं करना है। 44 पॉइंट है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं? तो ये किनको मिलेगा, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अतिशेष कर्मचारी को, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, या फिर हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते तो टिक कर दीजिए, अगर आप नहीं आते तो आप इसमें नहीं कर दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आकर के आपको क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने वो सभी पोस्ट आ जाएगी जो कि इसमें निकाली गई है और आप ये भी देख सकते हैं कि वो पोस्ट किस कार्यालय के अंतर्गत निकाली है और अप्लाई करने के लिए उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप उसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ में टिक करके फिर पद चुने, इसको टिक कर देना है। आपकी प्रेफरेंस इस तरह से आ जाएगी। जिन भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और जिन भी पोस्ट को आप जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से हाँ करके टिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर जितनी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहे दे सकते हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग रहेगी। यानी कि अगर आप उस पोस्ट पर एलिजिबल है और जो उस पर क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास है तो आप इस तरह से हाँ करके उसको प्रेफरेंस दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दे करके दिखाई है। तो आपको इस तरह से प्रेफरेंस देनी है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे 45 पॉइंट में, जहाँ पर आपको बोला है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, जो कि पंजीयन होना अनिवार्य है सभी कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपका मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो आपको करना होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी 2023 के अंदर, ये वीडियो वॉच करके आप ऑनलाइन आपका पंजीयन कर लीजिएगा। और जब आप पंजीयन कर ले तो फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है, जहाँ पर आप पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर किस जिले के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो जिला भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। 46 पॉइंट है कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिस पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें हाँ कर दीजिए। फिर क्या आपके पास समग्र आईडी कार्ड है? अगर आपके पास समग्र आईडी कार्ड है तो आप इसमें हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको आवेदक का समग्र क्रमांक देना होगा। नहीं है तो आप नहीं कर दीजिएगा। 50 पॉइंट है आपके एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस का। तो आप पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, सेकंड चॉइस किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर थर्ड चॉइस और उसके बाद में फिफ्थ चॉइस भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप इस डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड सभी जानकारी चेक करते हुए आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका प्रीव्यू का प्रिंट है वो ले लेंगे। अगर प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव या फिर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके एक बार इसको चेक नहीं कर लेते तब तक आप पेमेंट के लिए नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके बाद जैसे ही आप इसको प्रीव्यू कर ले, पीडीएफ के रूप में सेव कर ले, तो आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग MPESB ग्रुप 4 भर्ती 2025 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।